नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता बोले का एक खास एपिसोड। मैं हूं प्रवीण तिवारी। खास इसलिए क्योंकि ये जनता बोले का 100वां एपिसोड है और अपनी इस शतकीय पारी में हमने कोशिश की कि जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को उनके बीच ले जाएं और साथ ही साथ उनके सामने खड़ा करें उनके प्रतिनिधियों को, ताकि वो अपने बेबाक सवाल उनके सामने रख सकें। चाहे वो क्रिकेट का मुद्दा हो, रिजर्वेशन का मुद्दा हो या फिर धर्म का मुद्दा हो, जनता ने बेबाक सवाल किए। क्या हो गया है क्रिकेट में, अगर एक मोटा सवाल किया जाए? शरद पवार, राजीव शुक्ला, जितने ऑफिसर्स हैं, इनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। इनको ये नहीं पता क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनता है, क्या उसकी लंबाई है, किस तरफ से हैंडल होता है, क्या होता है। आप देखिए इस देश में ये माफिया है, ये दाऊद में सिर्फ ये फर्क है, वो मारता है, किलिंग करता है अगर आप अपनी ऑनर नहीं करते। ये लोग दूसरी तरह से मारते हैं और ये इतना ही बेशरम है जितना दाऊद बेशरम है। बीसीसीआई वालों को एक प्लेयर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन रख रखा था कि वो पिच पे जितनी देर खेलेगा रहेगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैंने उनसे एक गारंटी मांगी, उस प्लेयर का जब कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको लाइफ के लिए बैन लगाया जाए। मैच फिक्सिंग है, आप जानबूझ के ज्यादा टिक रहे हैं वहां पे, बैट नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग एक गेम को इफेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझको प्रॉमिस किया कि हम करेंगे, गुप्ता साहब हम आपको प्रॉमिस करें जिस बीसीसीआई की। आपको मैं नाम बताऊं, उस आदमी का नाम है गंगुली। शर्म आनी चाहिए। मैं बोलता हूं हिंदुस्तान के किसी प्लेयर को बीसीसीआई का ऑर्गेनाइज मैच इंडिया में नहीं देखना चाहिए जब तक आईसीसी और बीसीसीआई के सारे अकाउंट्स पब्लिक के आगे ना है। सिलेक्शन कमेटी से नाराज क्यों है? उन्होंने सौरव गांगुली को जिस कदर से ट्रीटमेंट दिया है, मैं समझता हूं कि जिस तरह से उसे ह्यूमिलिएट किया है, उसे जिल्लत दी है, वो मैं समझता हूं कि चयनकर्ताओं के अनुकूल नहीं था। वो व्यवहार जो किया है उन्होंने एक बड़े हीरो के साथ, उसलिए मैं समझता हूं कि उपेक्षा की पात्र बनी है। अच्छा, आपने ये कहा कि वो पात्र बन गए इसके, तो आपको कहीं ये नहीं लगता कि वो खुद भी एक पार्टी विशेष के, एक दल विशेष के आदमी माने जाते थे? कैंप के, डालमिया कैंप के वो आदमी माने जाते थे, वो गए तो उनके साथ ये भी निकल गए। तो आप उनका, वो खुद मतलब ये इसी नीति पर चल रहे थे जिसका वो शिकार हुए। तो आपका मापदंड क्या है? किसी कैंप का बंदा होना कि रन बनाना? मुझे एक बात बताओ। नहीं, लेकिन रन भी नहीं बना पा रहे थे, एक बड़ी वजह रन भी नहीं बना पा रहे थे। तो मुझे एक बात बताओ, 10,000 रन जो हैं, 25 सेंचुरी जो हैं, वो किसने बनाई? आज सचिन तेंदुलकर रन नहीं बना रहे, निकाल दोगे? सहवाग रन नहीं बना रहे, निकाल दोगे? तुम मल्ले की टीम खड़ी कर लो फिर। पाजी ऐसे तो क्या बात करता है तू? पाजी क्या दल बनाना जरूरी है? सचिन पाजी क्या किसी कैंप में होना जरूरी है? रन नहीं बना रहा है, सहवाग रन नहीं बना रहा है, सबको निकाल दो फिर। एक के लिए कोई नीति, दूसरे के लिए कोई नीति। ये दोहरा मापदंड नवजोत सिंह सिद्धू बर्दाश्त नहीं। क्या बीसीसीआई को बहुत कड़ा रुख अपनाना चाहिए शर्मा साहब? एक लेवल रहने, एक स्ट्रिक होनी चाहिए, उसमें जो भी अंतर्गत उसके आता है तो उसको बाहर करो। सहवाग आ रहे थे, चाहे कोई भी आए, आ रहे थे इस बार? मैं आई डाउट वेरी मच। वो बिल्कुल नहीं, उसको इस बार तो उसको टीम में आना चाहिए। नहीं, इतना लंबा तो क्या आपको लग रहा है कोई व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से उनको बाहर कर? ये तो सिलेक्शन कमेटी जाने, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता? क्या प्रतिभाएं मिल पाएंगी? जो सब्स्टिट्यूट टीम की हम बात कर रहे थे, वो मिल पाएगी भारत? बिल्कुल नहीं। कौन खेलेंगे, कौन जाके खेलेंगे? बीसीसीआई क्यों इसको जकड़े रखना चाहता है? एक तरह से दादागिरी क्यों बनाए रखना चाहता है? कोई दादागिरी नहीं बताई, बीसीसीआई ने कोई दादागिरी नहीं बताई है। कहाँ बताई दादागिरी? ये खामोशी तो दादागिरी है। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं यहाँ चलने दीजिए। अब आप अगर कहें कि उसको क्रिटिसाइज करो तब दादागिरी है, आप उस पर चुप रहो तब दादागिरी है। तो मुझे समझ नहीं दादागिरी किस चीज को कहते हैं। चीजों को इस तरह समझा जाए कि हाँ कुछ गलत लगता है लेकिन हमारी हदें हैं, कुछ गलतियों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, जो नियम खुदा ने बना दिया है, अब तिरुपति भले ही अगर नहीं जा सकता, आज के हालात में गलत लग रहा है तो भी स्वीकार करना मैं वही कह रहा हूँ। अगर तिरुपति बालाजी में कोई नहीं, दूसरे धर्म का, दूसरी आस्था का आदमी नहीं जा सकता, अगर कोई औरत शंकराचार्य नहीं बन सकती, अगर अकाल तख्त पे कोई औरत नहीं बैठ सकती, उसी तरीके से इस्लाम के भी अपने नियम हैं। अगर कोई क्रिश्चियन औरत पॉप नहीं बन सकती, हम किसी धर्म को जाके सेकुलर स्टेट का नारा देकर नहीं पवित्र कर सकते। कट्टरपंथ चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, दोनों ही कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक दूसरे से दूरियां बढ़ाते हैं। कट्टरपंथ बिल्कुल गलत है, लेकिन सारी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ हो रहा है ये, और सारी दुनिया में ये आतंकवाद ये लोग फैला रहे हैं। इसमें हम क्या करें? हम तो चाहते हैं भाईचारा। भारत में क्या किया जाना चाहिए? मुसलमान और हिंदू मिलकर रहे, इसके लिए क्या किया जाए? मुसलमानों को समझाना चाहिए कि अगर आपको यहाँ रहना है, सुख से रहना है, ये झगड़ा से कितने दिन आप लोग टिकेंगे? आज कोई भी दिवाली मेला में जाता है तो डरता है कि कहीं आतंकवाद होगा, बम फटेगा।
और कहीं कोई मंदिर में तो जाता हर है, मुसलमान बम फटते हैं। आतंकवादी होगा, ये क्यों? हर मुसलमान का सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ जो हिंदुस्तान में, मैं सिलोन श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में ज़्यादातर आतंकवाद हुआ है, वो सब आतंकवादी मुसलमान निकले। हम मना नहीं करते कोटे वाले को कि हमारे साथ आके कम्पीट करें। इंडिया को डिवाइड क्यों कर रहे हैं आरक्षण और अनारक्षण कोटे के अंदर? शोर मचाने से न आप अपनी बात कह पाएंगे, न अपनी बात कहता हूँ। भारत का समाज अभी भी विभाजित है, शर्म की बात होनी चाहिए। झाड़ू 3000 वर्ष से दलित चला रहा, आप नहीं चला सकते हैं? झाड़ू को गलत मानते हैं, झाड़ू को गलत मानते हैं। ये डिग्निटी ऑफ लेबर है, ये डॉक्टरों ने एक करके दिखाया है कि आपकी मानसिकता ये है। केवल दलितों के सामने मेरिट की बात करते हैं, जब केवल 100 में से 20 सीटें दलितों के पास थी, 80 आपके पास थी। आपने क्यों नहीं कोई ऐसा इंटरनेशनल का प्रोडक्ट बनाया? मैं कहता हूँ रिजर्वेशन दिला दो, कम से कम न्याय तो दे दो। ये सोच शायद थोड़ी गलत है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग कास्ट देख के नौकरी नहीं देते हैं। वो आपको इंटरव्यू करके नौकरी देंगे, कास्ट देख के कहीं पे नौकरी नहीं होगी। अगर आरक्षण के बाद ये कहा जाता है, आरक्षण लागू करके कि अब इंटरव्यू कीजिए, अब इनमें से आप छाटिए कि कौन से योग्य हैं, आपके लायक है नहीं है, तो क्या आप 27 ऐसे लोगों को छाटने के विरोध में हैं जो कि किसी कास्ट, वही तो कह रहे हैं कि कास्ट विशेष पे क्यों? हम 27% रिजर्वेशन तब मांगेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जब वो 27% लोगों में एजुकेशन भी इक्वली बांटा गया हो। प्राइवेट सेक्टर के उत्तरदायित्व से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप टैक्स हॉलिडेज लेते हैं गवर्नमेंट से, आप प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज फॉलो करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। या प्लीज कंप्लीट। रिस्पांसिबिलिटी आप गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं। आपने कहा आप टैक्स हॉलिडेज ले रहे हैं, सरकार का बैकअप होगा तभी प्राइवेट सेक्टर, ये आपने टोकन प्राइस में ले शुरुआत रहे हैं। किया। ऑन द इशू ट्राइबल लैंड ले रहे हैं। जॉब्स, ऑन द इशू ऑफ जॉब, प्राइवेट सेक्टर का यही सबसे बड़ा सोशल नहीं, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, जॉब देना उनको एक तरीका है। ये सारे जितने टैक्स हॉलिडेज मिलते हैं, उसको लेके वो आगे बढ़ते हैं जॉब क्रिएट करते हुए। और ये जॉब जब क्रिएट करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कौन किस कास्ट का है, कौन कहाँ से है, वो देखते हैं कौन टैलेंटेड है। इन तमाम मुद्दों के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे रहे जिनमें जनता ने अपने सवालों को रखा। कई बार उनके प्रतिनिधि जवाब नहीं दे पाए और कई बार मजबूरी में जवाब देना पड़ा। कुछ ऐसे ही एपिसोड्स आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।